गरीब भाई की 3 अनाथ बहन। मैं कहता हूँ निकलो मेरे घर से, वरना तुम चारों यतीम भाई बहनों का यहीं पर चौथा कर दूंगा। अरे लाखन काका, हम बेसहारा भाई बहनों को यूं बेघर मत करिए। मैं अपनी छोटी छोटी बहनों को लेकर कहाँ जाऊंगा। अरे कहीं भी जा, मरो, मुझे उससे क्या। मुझसे पूछ कर पैदा किया था क्या तुम्हारे बाप आपने? ससुरा खुद तो मर गए, तुम चारों को छोड़ गए। 13 साल का राजू रोते बिलखते हुए लाखन के सामने मिन्नतें मांग रहा था, मगर लाखन घर का मालिक था, इसलिए बेहिसाब रौब झाड़ रहा था। लेकिन 1 सप्ताह पहले ही उन चारों बच्चों के माता पिता दुखों से भरी दुनिया को छोड़कर अपनी 3 बेटियों संजना, सुमन और माधुरी की जिम्मेदारी 13 साल के राजू के कंधों पर छोड़ गए। सुमन, संजना, माधुरी, अरे चलो मेरे साथ, अब ये घर हमारा नहीं रहा। भैया, हम कहाँ जाएंगे? राजू अपने तीनों बहनों का हाथ थामकर बढ़ता जाता है, जहाँ चारों भाई बहन बंद पड़े एक घर के चबूतरे पर बैठ जाते हैं। और 7 साल की सुमन कहती है, राजू भैया, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे सुमन चुप हो जा, बेचारे भैया कहाँ से खाना लाएंगे। माधुरी, संजना, तुम दोनों सुमन का ख्याल रखो, मैं कुछ खाने को देखता हूँ, ठीक है? बेचारा बेबस भाई काम की तलाश में दर दर भटकते हुए अपने तीनों बहनों की भूख मिटाने के लिए भिखारियों के बीच आकर बैठ जाता है। हे भगवान, इस बेबस भाई के खाली हाथों में खाना मुहैया कर दे, ताकि मैं अपनी तीनों बहनों की भूख मिटा सकूं। तभी एक धनवान आदमी भिखारियों के बीच में खाना बांटता है। मुझे अपनी तीनों बहनों को भूख के लिए 3 थाली चाहिए। भूख से बिलबिलाता भाई 3 बार कोसों दूर लंबे लगे कतार को पार करके खाने की 3 थैलियां जोड़ बटोर कर घर आता है। सुमन, संजना, माधुरी, देखो तुम्हारे भैया खाना ले आया, जल्दी जल्दी खा लो। तीनों खाने की एक थालियां छीन कर खाने लगती हैं। तभी 11 साल की माधुरी कहती है, भैया आप क्यों नहीं खा रहे? भूख से बिलबिलाता राजू का चेहरा कुम्हला गया था और वह अपने मन में कहता है, अगर मैंने खाना खाने की इच्छा जताई तो कहीं मेरी बहन की भूख अधूरी न रह जाए। इससे भला तो मैं भूखा रह लूं। अरे माधुरी, तू खा मेरी बहन, तेरा भाई तो खूब सारा खाना खाकर आया है, मेरे पेट में रत्ती भर भी जगह नहीं बची। बेचारा भी तीनों बहनों की भूख मिटाकर खुद सारी रात भूख से बिलबिलाता उन तीनों को अपने पैरों पर सुलाकर पहरेदारी करता है। ऐसे ही समय गुजरता है और राजू कहता है, ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मुझे अपनी तीनों बहनों के लिए बसेरा बनाना होगा, जो बिन पैसे के मुमकिन नहीं। कुछ तो करना होगा। राजू तड़के सवेरे काम की तलाश में बाजार चला जाता है, जहाँ कुछ मजदूर ढुलाई कर रहे थे। सेठ जी, मुझे भी कोई काम दे दीजिए। अरे ओ बच्चे, बोरा गया है क्या? बित्ते भर का है नहीं, उठा पाएगा इन भारी बोरियों का बोझा? जा बच्चे, ये काम तेरे बस का नहीं है, जा। सेठ जी, ये भाई 3 बहनों का भार उठाने के लिए ये बोझा जरूर उठाएगा। राजू अपने भार से ज्यादा भारी बोरियों को उठाकर अनाज की मिल में रखता है। उसके कंधे लाल पड़कर छिल जाते हैं, जिसे देख सेठ धनपत दंग होकर कहता है, अरे बच्चे, ये उम्र तो तेरे खाने खेलने की है, फिर इतनी मजदूरी क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने अपने मरते माँ बाबा को वादा किया था कि ये भाई अपनी तीनों बहनों को बेहतर भविष्य देगा। आज के जमाने में तो जन्म देने वाला माँ बाप भी अक्सर बुरे वक्त में बच्चों का साथ छोड़ देते हैं, और तू भाई होकर अपनी बहनों के भविष्य के लिए इतना सोच रहा है। ये बच्चे, तेरा मेहनताना 50 बोरियों के पूरे 500 रुपए। शुक्रिया सेठ जी। रास्ते में आते हुए राजू कहता है, मुझे इस 500 रुपए को किसी ऐसे काम में लगाना होगा जिससे कि हर एक दिन मैं अपनी बहनों का पेट भरने का प्रबंध कर सकूं, ताकि मुझे भिखारियों के बीच न बैठना पड़े। राजू उस 500 से एक सस्ते से घर को खरीद लेता है और अगले दिन पुनः उस सेठ के पास आकर बोरियों का बोझ ढोकर पहाड़ जितना परिश्रम करके पैसे कमाता है। कल की कमाई से बहनों के लिए बसेरा तो खरीद लिया, इस 500 रुपए से मैं पकौड़े का कारोबार करूंगा। राजू सामान समेत घर आकर मिट्टी के चूल्हे पर पकौड़े तलकर उन्हें बड़े बर्तन में भरकर बेचने लगता है। पकौड़े खाओ, पकौड़े, गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े। सवेरे से घूम रहा हूँ, मगर अब तक मेरे बनाए पकौड़े की बोनी तक नहीं हुई। कहीं पकौड़े में लगी मेरी कल की कमाई कूड़े में न चली जाए। राजू बाजार से सड़क की ओर अग्रसर होता है, जहाँ कुछ कोस की दूरी पर एक चाय वाले को देखकर वह उसके टी स्टॉल पर आकर कहता है, अरे चाचा, मेरे प्याज के पकौड़े खरीद लो, एकदम गर्मा गर्म है।
अरे बकलोली चाय की दुकान है, पकौड़ा खरीद कर का करीब हम। अरे चाचा, पकौड़े के बिना चाय अधूरा है। अरे सावन भादों के दिन में कोई भी जन को चाय के साथ पकौड़े दोगे तो वो आपकी दुकान पर ही जमा रहेगा। ऐसा क्या रे, तो सारे पकौड़े दे दे और ये रख 500 की 2 पत्ते। राजू हंसी खुशी पैसे लेकर घर आता है। मेरे बनाए पकौड़े ने पहले दिन की कमाई ही दुगनी हुई है। अब मैं अपनी तीनों बहनों का स्कूल में दाखिला करा दूंगा। राजू तीनों बहनों का दाखिला स्कूल में करा देता है और उन्हें सीख देते हुए कहता है, मेरी प्यारी बहनों, सरस्वती माँ का ध्यान करके स्कूल में कदम धरना और मन लगन से पढ़ना। जी भैया। सप्ताह महीने और महीने साल में बदल रहे थे। एक भोर का उठा राजू अपनी भूख प्यास मारकर दिन दोपहर में पकौड़े बेचता और सांझ को उस सेठ के ये बोरियों का बोझा ढोया करता। देखते ही देखते तीनों बहनों की 12वीं पूरी होती है। आज मेरी तीनों बहनें बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हाँ, क्योंकि भैया विद्यालय की तीनों ट्रॉफी हमारे ही घर आई है। भैया मैंने 1st डिवीजन से, संजना ने 2nd डिवीजन से और सुमन ने 3rd डिवीजन से 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। इतना ही नहीं, स्कूल की तरफ से हम तीनों बहनों को स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हमको जिला के सबसे बड़ी कॉलेज में दाखिला मिला है, वो भी एकदम निःशुल्क। अरे वाह, तुम तीनों ने मिलकर अपने भाई का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सो तो होना ही था भैया, आपकी बदौलत ही तो हम बहनें पढ़ पा रही है, जिसके खातिर आप पहाड़ जैसा परिश्रम करते हैं। मेरी तीनों बहनें अब अपने इस भाई का बखान बस भी करो। चलो इस खुशी के मौके पर बाहर खाने चलते हैं। आज हम तीनों बहनें अपने हाथों से आपके लिए अपना मनपसंद कढ़ाई पनीर और पुलाव बनाएंगे। तीनों बहनें अपने भाई के साथ उस खुशी के पल को बिताती हैं, जहां एक और राजू बड़ी मेहनत करता, उसकी तीनों बहनें भी दिन रात एक करके पढ़ाई करती और सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाती हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और तीनों को सुनहरा पद प्राप्त होता है। भैया मैं IAS ऑफिसर बन गई। सरकार की ओर से हमें विलासिता की सभी चीजें मुहैया मिलेंगी। राजू भैया, मैं अभी सरकारी शिक्षिका बन गई हूँ। भैया मुझे भी पुलिस विभाग में भर्ती मिल गई। ये सुनकर उस भाई की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आता है। वह तीनों बहनों को सीने से लगाकर कहता है, इस भाई की सालों साल की मेहनत रंग ले आई। आखिरकार मैंने अपने स्वर्गीय माँ बाबा का सपना साकार कर दिया। भैया आपने बहुत किया, अब हम बहनों की बारी है। हाँ भैया, आपकी बड़ी मेहनत के बदौलत ही आपकी तीनों अनाथ बहनों के जीवन में बहार आई है। बहनों के भविष्य संवारने में उलझकर आपने ब्याह नहीं किया। हम तीनों बहनों के कारण 30 का पड़ाव पार कर चुके हैं आप। हाँ भैया, इससे पहले कि आपकी पेंशन का पड़ाव आए, अब हम बहनें अपने भाई का ब्याह कराएंगी। तीनों बहनें राजू की शादी एक बेहतर लड़की से करके भाई का बसेरा बसाती हैं, जिसके कुछ समय बाद उन तीनों की भी सरकारी मुलाजिमों से शादी हो जाती है। ये थी 3 बहन के भाई की दास्तां। 2 जादुई सोने और चांदी के पेड़। माँ, बाबूजी, अब बहुत हुआ। आप इस घर में और नहीं रह सकते। आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। अरे बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें इस घर से मत निकालो। हमारे पास इस घर के अलावा और कोई छत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? बहू, हमारी उम्र का लिहाज कर। इस उम्र में बहू हम कहाँ जाएंगे? शीतल अपने सास ससुर की एक नहीं सुनती और उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल देती है। तभी अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगती है और वो बेचारे वहां यहाँ धक्के खाते हुए बारिश में जा रहे होते हैं। आज मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। अगर वो जिंदा होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। जब से राजेश हमें छोड़कर गया है, हमारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। वो दोनों चलते चलते पूरी तरह भीग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर रुकने के लिए चले जाते हैं। अब हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। इस झोपड़ी के अलावा हम यहीं रह लेंगे जब तक यहाँ कोई नहीं आता। हाँ हाँ, सही कहा आपने। तभी हरिया झोपड़ी के अंदर कुछ लकड़ी इकट्ठी करता है और उन्हें जला लेता है, जिसके बाद वे दोनों आग के सामने बैठकर अपने कपड़े सुखा लेते हैं। जैसे ही बारिश बंद होती है, वो दोनों झोपड़ी से बाहर आते हैं।
जहां उन्हें झोपड़ी के पास दो विशाल पेड़ दिखाई देते हैं। अरे ये कितने खूबसूरत पेड़ हैं और कितने पुराने भी हैं। देखो जरा देवयानी, इन पेड़ों की तो पत्तियां भी सूख चुकी हैं। लगता है कई समय से किसी ने इन दोनों पेड़ों पर ध्यान नहीं दिया है। तभी देवयानी एक बाल्टी में पानी भरकर लाती है और उन दोनों पेड़ों की जड़ों में पानी डाल देती है। आज से हम दोनों इन पेड़ों की रोज देखभाल करेंगे। ये पहले की तरह घने और हरे भरे हो जाएंगे। उस दिन के बाद से हरिया और देवयानी उस झोपड़ी के अंदर रहने लगते हैं और उन दोनों पेड़ों की देखभाल करने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वो पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और वो दोनों बेचारे रेड लाइट पर भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करने लगते हैं। एक दिन वे दोनों रेड लाइट पर भीख मांग रहे थे कि तभी अचानक से एक बहुत ही तेजी से कार सामने से आ रही थी। हरिया का ध्यान उस कार के ऊपर नहीं होता। तभी वो कार हरिया को मार कर निकल जाती है और हरिया का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर देवयानी भागते हुए हरिया के पास आती है और उसकी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरा पति ही था, जो तूने मुझसे छीन लिया है। भगवान, मेरी मदद करो। तभी कुछ लोग मिलकर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और हरिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर हरिया का चेकअप करते हैं तो वो देवयानी के पास आकर उससे कहते हैं, देखिए आपके पति की बहुत बुरी कंडीशन है। ऊपर से उनके दोनों पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और दिमाग पर भी बहुत चोट लगी है। उनके इलाज में पूरे 5 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। जल्दी से पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना आपके पति बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं एक गरीब लाचार हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। देवयानी को कुछ समझ नहीं आता और वो दोबारा से रेड लाइट पर जाकर भीख मांगना शुरू कर देती है ताकि वो अपने पति के लिए पैसे जोड़ सके। जिसके बाद वो बहुत थक जाती है और उन दोनों पेड़ों के पास जाकर रोने लगती है। तभी रोते हुए उसकी नजर पेड़ों पर पड़ती है। पेड़ सूख रहे होते हैं। तभी देवयानी एक बाल्टी में पानी लेकर आती है और रोते हुए पेड़ों को पानी देते हुए खुद से बात करने लगती है। ये कैसी किस्मत है मेरी? पहले मेरा बेटा चला गया और अब मेरा पति, ऊपर से मेरी बहू ने धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान, कोई तो अपना फरिश्ता भेज दो जो मेरी मदद कर सके। तभी अचानक से वो दोनों पेड़ देवयानी से कहते हैं, रोना बंद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने हमारी बहुत मदद की है इतने सालों से। कभी किसी ने हम दोनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम दोनों कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। उन दोनों पेड़ों को देखकर कल्याणी बहुत अचंभित रह जाती है। जिसके बाद पेड़ बोलता है, डरो मत, हमसे बिल्कुल डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे और जो तुमने हमारे लिए किया अब हम तुम्हारे लिए करेंगे। तभी अचानक से पेड़ सोने का बन जाता है, दूसरा पेड़ हीरे का। सोने के पेड़ पर सोने के फूल आ जाते हैं और हीरे के पेड़ पर हीरे के फूल आ जाते हैं। इसके बाद सोने के पेड़ से सोने के फूल झड़कर नीचे गिरते हैं और हीरे के पेड़ से हीरे के फूल नीचे गिरकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें देखकर देवयानी अचंभित रह जाती है। तभी एक पेड़ बोलता है, तुम इनकी मदद से अपने पति का इलाज करवा सकती हो। जाओ, जल्दी से इन सबको ले जाओ और अपने पति का इलाज करवाओ। ये सब देखकर देवयानी रोने लगती है और रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है और सोने के फूल और हीरे के फूल लेकर सुनार की दुकान पर बेच देती है। जिसके बाद वो अपने पति का इलाज शुरू करवाती है।
कुछ दिनों में हरिया बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाता है, जिसके बाद देवयानी हरिया को जादुई पेड़ों के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है और जादुई पेड़ों का शुक्रिया अदा करने उनके पास जाता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। मैं तुमसे एक और मदद मांगना चाहता हूँ। हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है, क्या तुम हमें थोड़े से सोने के और हीरे के फूल दे दोगे, जिससे हम अपने लिए एक घर खरीद सकें। हरिया के इतना कहते ही उन दोनों जादुई पेड़ों के अंदर से सोने के फूल और हीरे के फूल निकलने लगते हैं, जिसके बाद हरिया और देवयानी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनकी मदद से अपने लिए एक प्यारा सा घर खरीदते हैं। और हरिया और देवयानी पहले की तरह ही रोज सुबह उन दोनों पेड़ों की सेवा करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ये बात देवयानी और हरिया की बहू शीतल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचते हैं, आखिर ऐसा कौन सा अली बाबा का खजाना इन दोनों बुढ़ा और बुढ़ी के हाथ लग गया है, जो ये दिन प्रतिदिन इतने अमीर हो गए हैं। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक दिन रात के समय शीतल ये पता लगाने के लिए अपनी सास ससुर के पास जाती है, जिसके बाद उसके सास ससुर रात के समय दो पेड़ों से बात कर रहे होते हैं। जादुई पेड़ों, हम दोनों ने मिलकर गरीब लोगों की मदद करने के लिए कुछ सोचा है। हमारे जैसे और पता नहीं कितने बेबस लोग इस दुनिया में हैं, जिनके लिए हम एक वृद्धा आश्रम खोलना चाहते हैं। क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगे? तुम दोनों ने बहुत अच्छा सोचा, इसमें हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी एक पेड़ से सोने के फूल गिरने लगते हैं और दूसरे पेड़ से हीरे के फूल, जिन्हें इकट्ठा करके देवयानी और हरिया वहां से ले जाते हैं। ये सब देखने के बाद शीतल के मन में लालच आ जाता है और वो अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये राज है इन दोनों जादुई पेड़ों का, जिसकी मदद से ये दोनों इतने अमीर हो गए हैं। इन दोनों पेड़ों को तो मेरे बगीचे में होना चाहिए। कल ही मैं इन्हें यहाँ से निकलवा कर अपने बगीचे में लगवा दूंगी। अगले दिन सुबह शीतल उन दोनों पेड़ों को कटवाने के लिए कुछ लोगों को ले आती है, जिसके बाद शीतल उन दोनों पेड़ों को कटवा कर वहां से ले जाती है और अपने गार्डन में लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों जादुई पेड़ कट जाते हैं, उन दोनों के अंदर से जादू निकल जाता है और वो दोनों एक नॉर्मल पेड़ बन जाते हैं। और जब शीतल उनसे सोना और हीरे मांगती तो वो उसे कुछ नहीं देते। कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। 3 सिर वाली भूतिया बेटी। साहिल एक रेस्टोरेंट का स्टाफ मेंबर था। उसकी लेट शिफ्ट रात के 2 बजे खत्म हो चुकी थी। वो घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में तभी एक खंबे पर बैठी चुड़ैल उसे देखकर कहती है, आखिर मुझे इसका शरीर मिल गया। अब मैं इसके शरीर पर कब्जा करके बहुत मजे करूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसके शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाती। तो कहती है, ये क्या, आखिर मैं इसके शरीर पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रही? कोई बात नहीं, ये ना सही तो इसके घर में किसी और के शरीर में रहूंगी, लेकिन रहूंगी जरूर। ये बोलकर चुड़ैल साहिल का पीछा करते हुए उसके घर में आ जाती है। तभी उसकी 15 साल की बहन रश्मि सो रही थी। उसे सोता देख चुड़ैल उसी वक्त उसके शरीर में अचानक से कब्जा कर लेती है, जिसके बाद रश्मि छटपटाकर बैठ जाती है और लाल आंखों के साथ चिल्लाने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। ऐसा कहकर वो घर में उथल पुथल मचाने लगती है और सारे सामान को तोड़ने लगती है। ये देखकर साहिल और उसके माता पिता डर जाते हैं और कहते हैं, अरे राम, ये मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया? बेटा, ये क्या कर रही है तू? रुक जा, मत कर ऐसा। हाँ बेटा, अचानक से ये तोड़फोड़ क्यों कर रही है? मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी, खा जाऊंगी एक एक को। रश्मि, तू ये क्या बोली जा रही है? क्या हो गया तुझे अचानक से? देख, मैं हूँ तेरा भाई। कौन है तू? कोई भाई वाई नहीं है मेरा। अच्छा हुआ आज मुझे ये शरीर मिल गया। अब मैं इसी के शरीर में कब्जा करके देखो
क्या क्या करती हूँ। ये कहते ही वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। तभी रोते हुए कमला कहती है, कब्जा? साहिल के पापा, ये रश्मि को क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि किसी काली चुड़ैल ने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब क्या होगा? अरे तुम खामखा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे आपने सुना नहीं? उसने कहा था कि उसने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। माँ, बेहतर होगा अभी हम रश्मि के बारे में सोचें। ये बोलते ही साहिल उसे बेड पर सुला देता। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और उसके शरीर में घुसकर क्या हासिल करना चाहती थी? क्या रश्मि पहले जैसी ठीक हो पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 हफ्ते बाद रश्मि अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। कभी अकेली बैठकर हंसती तो कभी डरी सहमी रहती। ऐसे ही एक दिन आइसक्रीम वाला आता है, जिसे देखकर रश्मि आइसक्रीम खाने की जिद करती है। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं रश्मि, तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भूल गई, तुम्हें जुकाम है। तुझे एक बार की मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे आइसक्रीम खानी है। जा, मुझे ला कर दे। नहीं, मैं तुझे खाने नहीं दूंगी। और ये तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये बोलते ही वो चुड़ैल कमला को बाल पकड़कर पटकने लगती है और गुस्से में उस आइसक्रीम वाले को मारकर आइसक्रीम खा जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर के लोगों को भी परेशान करके उनके घर में भी तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर अचानक से शांत होकर चली जाती है। तभी उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है, रश्मि बेटा, खाना खा ले। जैसे ही कमला रश्मि को कहती है तो वहाँ उसे बहुत घिनौना नजारा देखने को मिलता है। वो ये कि उसकी बेटी रश्मि किसी इंसान के हाथ को कच्चा चबाकर खा रही थी। साथ ही उसके 3 सिर हो गए थे। ये देखकर वो चिल्लाती है, रश्मि, रश्मि बेटा, ये क्या किया तूने? और तेरे 3 सर कैसे हो गए? हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बच्ची का? चली जा, मेरी नजरों के सामने से चली जा, वरना मैं तेरा भी यही हाल करूंगी। ये सुनकर कमला बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। कभी कभी चुड़ैल उसके शरीर से निकल जाती थी तो रश्मि शांत रहा करती थी, लेकिन चुड़ैल के कब्जा करने पर वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिद करने लगती है और उन्हें मार भी दिया करती थी। कमला के घर में डर का माहौल छा जाता है। तभी धीरे धीरे कमला अपने पति सूरज से कहती है, अजी सुनिए, अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। हमें अपनी बच्ची को कहीं दिखाना चाहिए। ये चुड़ैल पूरी तरह से हमारी बेटी पर कब्जा करके बैठी है। कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो? तुम सही कह रही हो। ऐसा करता हूँ, मैं उसे शहर लेकर चलता हूँ, पापा के पास। वही बताएंगे। वैसे भी वो इन सब के बारे में जानते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें शहर चलना चाहिए। अगले दिन ही रश्मि और उसके माता पिता ट्रेन से शहर के लिए निकल जाते हैं। दोनों सहमे हुए उसके साथ थे कि कहीं चुड़ैल उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वहीं भीड़ की वजह से उन्हें कहीं पर सीट नहीं मिलती। तभी रश्मि कहती है, मुझे बैठना है, मुझे सीट चाहिए। ए लड़के, हट जा यहाँ से, मैं बैठूंगी यहाँ। अब मैं क्यों हटूं? मेरी सीट है ये, और वैसे भी मैंने इस सीट के लिए टिकट बुक की थी, तो मैं तुम्हें क्यों दूं अपनी सीट? नहीं देखा तू? नहीं देखा? ये कहते कहते रश्मि की आंखें लाल हो जाती हैं और तभी उसके माता पिता उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराते हैं। बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दूसरी सीट मिल जाएगी। कमला के ये बोलते ही वो शांत हो जाती। रात के समय ट्रेन में सब सो रहे थे। तभी रश्मि अपनी 3 सिर वाले चुड़ैल रूप में आ जाती है और उस लड़के को मार कर कहती है, तू लड़ रहा था ना मुझसे सीट के लिए, अब तो तू इस सीट पर कभी नहीं बैठ पाएगा। ऐसे ही सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि उस लड़के को बेरहमी के साथ किसी ने मार डाला। कमला और सूरज जानते थे कि ये सब उसकी बेटी ने चुड़ैल बनकर किया है। कुछ देर बाद तीनों महेश के पास पहुंच जाते हैं। महेश रश्मि का दादा है। वहीं बड़ी चालाकी के साथ कमला और सूरज रश्मि को एक कमरे में बंद करके बैठा देते हैं और अपने पिता महेश से रश्मि के बारे में उसे सब बता देते हैं। पापा, आपको तो इन आत्मा वगैरह के बारे में सब पता है ना? अब आप ही अभी मेरी बेटी को बचा सकते हो। पता नहीं कैसे उस चुड़ैल ने रश्मि पर अपना कब्जा कर लिया है। हाँ पापा जी, बचा लीजिए मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। प्लीज उस चुड़ैल को मेरी बेटी से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। महेश एक समय तांत्रिक का काम किया करता था। जब उसे अपनी पोती के बारे में दोनों से पता चलता है तो वो कहता है, और तुम दोनों चिंता मत करो, वो कितनी भी डरावनी चुड़ैल हो,
मैं अपनी पोती रश्मि से उसका पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। आज शाम को ही मैं विधि चालू कर दूंगा। शुक्रिया पिताजी। तू पागल है क्या? अरे अपनी पोती के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। शाम को महेश एक कमरे में रश्मि को घेरे में बिठाकर उसे वश में करने की कोशिश करता है और उस पर भस्म डालकर पूछता है, बता तूने ये क्यों किया? क्यों तू रश्मि के शरीर में है? नहीं बताऊंगी मैं। चुड़ैल की बात सुनकर गुस्से में महेश उस पर भस्म डालता है, जिसके बाद वो तिल मिलाते हुए कहती है, बता दियो। अकाल मृत्यु की वजह से मेरी आत्मा भटक रही थी। जब मैं साहिल के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी तो मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और लोगों को परेशान करने लगी। तेरा समय खत्म हुआ, अब तुझे यहाँ से जाना होगा दुष्ट आत्मा। ये बोलकर महेश कठोर मंत्र के उच्चारण से चुड़ैल की आत्मा को एक बोतल में बंद कर लेता है और उस बोतल को समुद्र के बीचों बीच फेंकवा देता है, जिसके बाद रश्मि ठीक हो जाती है और खुश रहने लगती है। मम्मी जी ये देखो, ये गुड्डा तो रो रहा है, इसको चुप करवाओ ना। अरे बहू, वो कोई गुड्डा नहीं बल्कि तेरी छोटी सी बेटी है और उसे भूख लग रही है इसलिए रो रही है। कंचना उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर बेचारी सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुनीता अपनी पोती के लिए दूध की बोतल लेकर आती है, जिसके बाद वो अपनी पोती को अपनी गोद में उठाकर उसको दूध पिलाने लगती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बहू कब ठीक होगी भी या नहीं। सुनीता खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन मीरा वहां आती है और सुनीता की आंखों में आंसू देख मीरा सुनीता से पूछती है, अरे बहन क्या हो गया? तेरी बहू कहाँ है? तेरी बहू के होते हुए तू अपनी पोती को दूध पिला रही है? मीरा की ये बात सुनकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है और उससे बोलती है, अरे बहन मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। मेरी बहू नहीं बल्कि एक बच्ची है। बच्ची है? मतलब अगर बच्ची है तो एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? तू ऐसे नहीं समझेगी, रुक मैं तुझे अभी सब कुछ समझा देती हूँ। इतना कहकर सुनीता 2 चाय के कप लाती है और उसे अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। रामपुर गांव में कंचना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी एक बूढ़ी माँ फूलन देवी के साथ रहती थी। कंचना की माँ की एक टांग कब्र में लटकी हुई थी। वो अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने करवाना चाहती थी। बेटा कंचना, मैं ज्यादा दिन अब जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी एक टांग तो कब्र में लटक रही है और मैं जीते जी तेरी शादी देखना चाहती हूँ। इसलिए अगर तेरी नजरों में कोई लड़का है तो तू मुझे बता दे, मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी। नहीं माँ, मेरी नजरों में कोई भी लड़का नहीं है। आप जिससे बोलेंगी मैं उससे ही शादी करूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद फूलन देवी के पास कंचना के काका आते हैं और उनसे बोलते हैं, अरे बहना, तू वैसे भी इतनी बीमार रहती है और ऊपर से टेंशन ले रही है। आखिर क्या बात है? तू इतनी चिंता में क्यों है? अरे भैया, मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। अरे बहना, तू भी ना कैसी बात कर रही है? मेरी नजरों में एक प्रिंस नाम का लड़का है। उसकी फैमिली और लड़का बहुत ही संस्कारी है। तू कहे तो मैं उससे बात करूं? ये सुनकर फूलन देवी अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो जाती है और अगली सुबह प्रिंस और उसकी माँ सुनीता कंचना को देखने के लिए आते हैं। कंचना इतनी सुंदर और सुशील थी कि सुनीता को कंचना पहली ही नजर में पसंद आ गई और अगले 5 दिनों बाद प्रिंस और कंचना की शादी हो गई। इस तरह अब कंचना अपने घर परिवार को अच्छे से संभालने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक बार कंचना घर का काम कर रही थी कि तभी उसको चक्कर आते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से कंचना को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। जब ये सुनीता देखती है तब वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस कंचना को सिटी हॉस्पिटल ले जाती है। एक तरफ तो कंचना का इलाज चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात जब प्रिंस को पता चली तब वो दौड़ा हुआ सिटी हॉस्पिटल आ जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आता है और प्रिंस से बोलता है, मिस्टर प्रिंस, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसके साथ ही एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? प्रिंस, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। लेकिन 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 क्या? सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से उनके सिर पर चोट लगी है और इसलिए आपकी पत्नी की आधी याददाश्त चली गई है।
वो भले ही शरीर और हर एक चीज में एक बड़ी औरत है, लेकिन उसका दिमाग अब एक बच्चों की तरह ही काम करेगा। इस केस में याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है, या यूं कहें तो कभी आ ही नहीं सकती। ये सुनकर प्रिंस को एक झटका लग जाता है। प्रिंस को एक खुशखबरी मिली तो वहीं उसको एक दूसरा झटका भी मिल चुका था, और इस तरह प्रिंस अपनी बीवी को अपने घर ले आता है। देखते ही देखते अब वो उसकी बहुत ही देखभाल करने लगता है। उसकी सास उसको एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया और कंचना को एक सुंदर सी बेटी हो गई। कंचना ने एक बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन वो आज भी ठीक नहीं हो पाई और वो अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं बल्कि एक गुड्डा समझती है। मीरा, ये थी मेरे घर की कहानी। अब तू ही बता मैं क्या करूं। हम कुछ ऐसा करेंगे जिस वजह से तुम्हारी बहू की याददाश्त वापस आ जाए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी कंचना तालियां बजाते हुए वहां आ जाती है, जहां वो हंसने के साथ ताली बजाते हुए अपनी सास के बालों को खींचते हुए बोलती है, मम्मी जी, ये गुड्डा दूध की बोतल क्यों पी रहा है? ये दूध की बोतल तो मेरी है ना? इतना कहकर कंचना अपनी बेटी के मुंह से दूध छीनकर खुद दूध की बोतल से दूध पीने लगती है। थोड़ी देर बाद सुनीता कंचना के रूम में उसकी बेटी को रख देती है, और एक तरफ सुनीता कंचना की देखभाल कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अब कंचना की छोटी बेटी घुटने के बल खेलते हुए सीढ़ियों के पास आ चुकी थी, और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी कि तभी कंचना दौड़ते हुए आती है और अपनी बेटी को पीछे की तरफ धकेल देती है। धकेलने की वजह से कंचना का एक बार फिर से पैर फिसल जाता है और इस बार कंचना बहुत ही भयानक तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देख सुनीता और मीरा बहुत ही घबरा जाते हैं और वो दोनों उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ समय तक कंचना का इलाज चलता रहता है और जब डॉक्टर बाहर आता है तब डॉक्टर मीरा और सुनीता से बोलता है, बधाई हो, आपकी बहू की याददाश्त वापस आ चुकी है। वो अब पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये खुशी सुनीता से बर्दाश्त न हो सकी और वो तुरंत फोन करके प्रिंस को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद प्रिंस दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आता है और अपनी कंचना से मिलता है। वो कहते हैं ना, माँ का दिल माँ का ही होता है। ऐसे ही जब कंचना को होश आता है तब वो सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछती है, प्रिंस जी, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। कंचना के इतना कहते ही मीरा उसकी बेटी को लेकर आती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, आखिरकार मुझे मेरा परिवार वापस मिल ही गया। मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई। थोड़ी देर बाद कंचना अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर वापस चली जाती है और खुशी से अपना जीवन पहले की तरह बिताने लगती है। एक माँ की 5 बेवकूफ चुड़ैल बेटियां। शाम के समय रज्जो छत पर अपने कपड़े धो रही थी। अचानक से उसके गंदे कपड़े अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं, तो एक तरफ बाल्टी में वो खुद कपड़े भीगने लगते हैं, वहीं तीसरी ओर कपड़े निचोड़कर खुद रस्सी पर सूख जाते हैं। ये सब देखकर रज्जो के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अरे अरे बाप रे, ये कपड़े हवा में अपने आप कैसे उड़ रहे हैं? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं आ गया कोई यहाँ पे? देखते ही देखते रज्जो के सारे कपड़े धुलकर सूख जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने बर्तन धोने जाती है तो देखती है बर्तन अपने आप धुल रहे हैं, वहाँ झाड़ू अपने आप लग रही है, एक तरफ खाना पक रहा है। ये देखकर वो बहुत चक्की रह जाती है और डर कर कहती है, राम राम राम, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? कहीं सच में कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई? ये झाड़ू, बर्तन, खाना सब अपने आप कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद सारे बर्तन गिरने लगते हैं। झाड़ू का कूड़ा रसोई में चारों ओर फैल जाता है और बनाया हुआ खाना भी सारा जल जाता है। ये सब देखकर रज्जो शक्ल बनाकर कहती है, मुझे पता चल गया, ये सब कौन कर रहा है। पांचों की पांचों मेरे सामने आ जाओ चुपचाप। रिंकी, मोनी, टीशा, गायत्री, मेनका, मेरी मदद करने आई हो या मेरे घर का काम बढ़ाने आ गई हो फिर से? रज्जो के इतना कहते ही पांचों चुड़ैलें उसके सामने हंसकर आ जाती हैं और कहती हैं, आपने हमें बुलाया और अब चले आए? मेरी मती मारी गई जो मैं तुम पांचों बेवकूफ लड़कियों को दोबारा बुलाऊं। तुम्हारे कारनामे देखकर मैं समझ ही गई थी, ये तुम पांचों के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। माँ, हम तो बस आपकी मदद करने आए हैं। तुम आज पहली बार तो मदद कर नहीं रही हो, देखा है तुम कितनी मदद करती हो। एक ने बर्तन तोड़ दिए, दूसरी झाड़ू कैसे लगा रही है, तीसरी को अभी तक खाना बनाना नहीं आया। चुड़ैल बनने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई है, वही बेवकूफी वाले काम कर रही हो। माँ, अब बस भी कीजिए, हम तो आपकी मदद ही कर रहे थे। वो अलग बात है कि मदद की जगह हमने आपका काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं माँ, हम ये सब दोबारा साफ कर देंगे। हाँ माँ, अब तो आपके पास आ गए हैं ना हम,
आप निश्चिंत रहिए, आपको एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। पहले तो हमने ठल ली थी, लेकिन अब हमने सोचा है कि आपकी जिम्मेदारी ले ही लेंगे। क्या बोला? पहले तुम निठल्ली थी? अरे तुम आज भी निठल्ली ही हो। कौन सी सयानी बनकर लौटी हो? अरे माँ, आप अपनी चुड़ैल बेटियों को एक मौका तो दो। तुम्हारी ये करतूत देखने के बाद मन तो नहीं कर रहा है कि तुम्हें एक मौका दूं, लेकिन तुम पांचों मेरा इतना सर खा रही हो तो जाओ। एक दिन के लिए तुम्हें घर संभालने को दिया, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। पांचों चुड़ैलें अपनी माँ की बात सुनकर काम पर लग जाती हैं। एक सारे जले साफ करती है बर्तन, एक पौधों में पानी डालती है, तीसरी पोछा लगा रही होती है, चौथी फिर से खाना बनाती है और पांचवी चुड़ैल कपड़े प्रेस करती है। रज्जो आराम से बेड पर लेटकर फल खा रही थी, तभी अचानक से उसे तोड़ फोड़ की आवाज आती है। अरे मैया, अब मेरी चुड़ैल लड़कियों ने क्या तमाशा कर दिया, जाकर देखूं। ये बोलते ही रज्जो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो गीले फर्श की वजह से गिर जाती है और कहती है, अरे राम, मर गई मैं, मार डाला रे। खुद तो चुड़ैल बन गई, अब मुझे भी अपनी तरह चुड़ैल बनाना चाहती हो क्या? अरे कहाँ मर गई कामचोरों, मेरी कमर टूट गई। क्या हुआ माँ, आपको कैसे लग गई? सॉरी माँ, अभी फर्श सूखा नहीं था, अब क्यों आ गई? चुड़ैल औलाद, तेरा पोछा लगाने का क्या फायदा है? बड़ी वाली जाले साफ करके तो तेरे पोछे पर ही गिरा रही है, क्या फायदा तुम दोनों की सफाई करने का? सॉरी माँ, गलती हो गई। अब उठा भी ले मुझे, देखूं तो उन तीनों की क्या तिकड़म चल रही है। रज्जो जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी तीसरी बेटी ने गमले तोड़ दिए, एक ने प्रेस से सारे कपड़े जला दिए और एक ने रसोई में सारा सामान फैला दिया। यह देखकर रज्जो अपना सिर पीटने लगती है। हे भगवान, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने तुम्हें एक मौका दिया। तुम पांचों बेवकूफ लड़कियों ने मिलकर मेरी नाक में दम कर दिया है। अरे मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम पांचों बेवकूफ चुड़ैलों को जन्म दिया है। अभी के अभी पांचों मेरे घर से निकल जाओ। माँ, हमें माफ कर दो, लेकिन घर से बाहर मत निकालो। चली जाओ नजरों से दूर, वरना तांत्रिक से कहकर तुम्हें भस्म करवा दूंगी। ठीक है माँ, हम जा रहे हैं। पांचों चुड़ैल बहनें घर से बाहर निकल जाती हैं, जिसके बाद वो बच्चों को देखकर कंचे खेलने लगती हैं। ये देखकर छोटे छोटे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। कभी वो चुड़ैलें बाहर किसी का भी दरवाजा बजाकर भाग जाती थीं, तो कभी लोगों को हवा में उठाकर कहती हैं, अरे वाह यार, हवा में उड़ाकर तो बहुत मजा आ रहा है। तीशा, अब मेरी बारी, इन अंकल को मैं भी हवा में उठाऊंगी। ये वो, अब मजा आया ना यार, क्या मस्त पतंग की तरह उड़ा रही हूँ मैं इन्हें। अरे अरे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अरे छोड़ दो मुझे, अरे बख्श दो, अरे डर लग रहा है मुझे। ऐसे कैसे अंकल, मुझे भी तो आपको पतंग की तरह उड़ाना है। अभी थोड़ी देर ऊपर ही रहो। इस तरह पांचों चुड़ैल तंग करती हैं, साथ ही गांव के हर इंसान को परेशान करती हैं। काम में हाथ बढ़ाने की जगह काम को और बिगाड़ कर आती हैं। गांव के लोग उन पांचों चुड़ैलों से परेशान हो चुके थे। इस वजह से वो एक दिन तांत्रिक को बुला ही लेते हैं। तभी वो तांत्रिक पांचों चुड़ैलों पर अभिमंत्रित भस्म डालकर उन्हें तड़पाता है। अपनी बेटी की खबर सुनकर रज्जो तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, बाबा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरी बेटियों को इस तरह तड़पाइए मत। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, ये नादान है, भोली हैं। अच्छा, पांचों बेवकूफ चुड़ैल की माँ तू है, तो बता ये ऐसे क्यों कर रही है? कुछ समय पहले की बात है। जैसे जैसे मेरी पांचों बेटी बड़ी होती गई, वैसे ही वो काम बिगाड़ने लग गई थी। एक से मैं ठंडा पानी मांगती थी तो वो पंखे से पानी को ठंडा करके लाती थी। दूसरी को पापड़ भूनने को कहती थी तो वो धूप में पापड़ को रख कर आती थी। तीसरी से घर साफ करने को बोला तो उसने सारा सामान ही साफ कर दिया। धीरे धीरे इनके इन कमियों को भूलने लग गई। लेकिन कुछ वक्त बाद पांचों ने काम भी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैंने इनसे काम करवाना बंद कर दिया। उसके बाद वो ये ना करके खेल कूद, छुपन छुपाई, पिट्ठू ग्राम खेलती थी। ऐसे ही एक दिन वो सड़क पर बैडमिंटन खेल रही थी। अरे ऐसे मजा नहीं आएगा, हम 2 टीम बनाकर इस रोड पर खेलते हैं, यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। हाँ रिंकी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। पांचों रोड के बीचों बीच बैडमिंटन खेलती हैं, जिसके बाद एक ट्रक वाला उन्हें मार कर चला जाता है और वो चुड़ैल बन जाती हैं। मरने के बाद भी रज्जो का काम करने में हाथ बटाती है, मगर पांचों जाने अनजाने काम को और फैला देती थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्चियों को ज्यादा मत सताइए। माँ, हमें माफ कर दो। हाँ माँ, हमने बहुत लोगों को परेशान किया, अब हम सभी लोगों से माफी मांगते हैं। भले ही तुमने माफी मांग ली हो, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा।
तांत्रिक चुड़ैल की आत्माओं के ऊपर मंत्र फूंकता है, जिसके बाद पांचों की मुक्ति हो जाती है और वो हमेशा के लिए रज्जो को छोड़कर चली जाती हैं।